हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो नीट बायोलॉजी एग्जाम की फर्स्ट यूनिट यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज लिविंग। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड की। फ्रेंड्स, अगर हम अब देखें अपने अर्थ पर तो हर एक इन्वायरमेंट में हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम मिल जाते हैं। चाहे हम कोल्ड माउंटेन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे हम ओशियन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे डिजर्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे हॉट स्प्रिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हमें लिविंग पॉपुलेशन हर जगह किसी न किसी रूप में मिल जाती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किसे कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। यह पर्टिकुलर चीज जिंदा है और यह बेजान है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजर की बात करें तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस लिए होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है ग्रोथ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ। सो अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें कि एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ओके, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इरिवर्सिबल इंक्रीज क्या होता है। मतलब एक ऐसा बढ़ना जिसे वापस कम नहीं किया जा सके। और इन मास, सेल का अगर मास बढ़ रहा है या फिर बॉडी का अगर मास बढ़ रहा है और इस तरह से बढ़ रहा है कि वो फिर से घट नहीं सकता, तब हम उसे कहते हैं ग्रोथ। फ्रेंड्स, जब हम खाना खा लेते हैं या जब हम पानी पी लेते हैं तब भी हमारे बॉडी का मास बढ़ता है, लेकिन वो फिर से कम हो सकता है, वो रिवर्सिबल है, इसलिए हम उसे ग्रोथ नहीं कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके बॉडी का मास बढ़ता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, उसे फिर से कम नहीं किया जा सकता और उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ओके, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करते हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में यह ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन यानी कि पूरी जिंदगी चलती रहती है। प्लांट्स जब तक जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, तब तक वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। केवल एक कुछ उम्र तक ही हमें वो ग्रोथ दिखाई देती है। जबकि however cell division occurs in certain tissues to replace lost cells। एक उम्र के बाद एनिमल्स में जब यह ग्रोथ कम हो जाती है, यानी कि जब हाइट बढ़ना या फिर मास बढ़ना कम हो जाता है, तब भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो जो टिश्यू खत्म हो चुके हैं या जो बेकार हो चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए होता है। ओके, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू वो भी ग्रो करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम। ओके, और वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कि एक सेल दो सेल में टूट गई, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन गया। ओके, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम देखना चाहें कि एक अमीबा ग्रो कर रहा है या नहीं, या एक पैरामीशियम ग्रो कर रहा है या नहीं, या फिर कोई भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है नहीं या नहीं, तो हम सीधे सीधे उनको इन विट्रो कल्चर यानी कि किसी पेट्री डिश में, किसी ग्लासवेयर में, किसी प्लास्टिक वेयर में
उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग करके उन्हें कल्चर कर सकते हैं, और जो सेल्स ग्रो कर रही हैं, जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं, उनके नंबर को माइक्रोस्कोप के नीचे काउंट कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेंगी हमें पता चलेगा कि जो हमारी कॉलोनी है वो डिवाइड कर रही है, वो ग्रो कर रही है। ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें हायर एनिमल्स की तो कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, और प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए फ्रेंड्स कि बॉडी मास अगर बढ़ रहा है मतलब कि ग्रोथ हो रहा है। जनरली यही चीज मानी जाती है उस केस में जब ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है और हायर कंडीशन में, यानी कि हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। लेकिन यूनिसेलुलर की बात करें तो इंक्रीज इन सेल नंबर इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ओके, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हम बॉडी मास की बात करें और बॉडी मास बढ़ने को ग्रोथ कहते हैं तो फिर हम ये भी करेंगे कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ऐसी कई नॉन लिविंग चीजें हैं जिनका साइज बढ़ता रहता है। अगर हम देखें तो रेगिस्तान में जो टीले होते हैं, रेत के टीले होते हैं, सैंड माउंटेन्स जिसे कहा जाता है, वो भी धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, बट दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, non-living objects grow if we take increase in body mass as a criterion of growth, and mountains, boulders, sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. जैसा कि मैंने पहले ही बोला फ्रेंड्स कि माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स ये सब भी बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होती है, और ये जो मटेरियल होते हैं जो कि उनके सरफेस पर एडहेयर करते हैं उनके एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। ओके, बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। अंदर से होने का मतलब है कि उनके प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं सेल्स के वो बढ़ते हैं या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। ओके, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स कि ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organisms। हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें ग्रोथ हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। ओके, सिंपली साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं कह सकते। ओके, conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristic of living organisms। अगर हम उस कंडीशंस की बात करें कि अंदर से ग्रोथ हो रही है या फिर बाहर से ग्रोथ हो रही है, ये जो ग्रोथ हो रही है प्रोटोप्लाज्म और सेल नंबर के बढ़ने से हो रही है या फिर नॉन लिविंग चीजों के एक्यूमुलेशन से हो रही है, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। ओके, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। कोई भी मरी हुई चीज कभी ग्रो नहीं करती, यानी कि एक कोई भी बेजान चीज के अंदर न तो सेल डिवीजन होता है न ही उसका प्रोटोप्लाज्म आगे बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो था हमारा ग्रोथ। अब बात करते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक में दूसरे कैरेक्टर की, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? Reproduction, a characteristic of living organisms, is the process of producing offspring possessing features similar to those of parents। ये चीज जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ओके, यानी कि जब भी किसी लिविंग सिस्टम से उसी लिविंग सिस्टम जैसा कोई एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है,
तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, हम जनरली देखें तो जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। बिल्ली के पेट से बिल्ली, मच्छर के पेट से मच्छर, मेढक के पेट से मेढक। लेकिन एक मेढक के पेट से कभी मच्छर पैदा नहीं होता। अगर उसमें कुछ म्यूटेशन ना हो तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग है, यानी कि जो हमारा डॉटर है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है, वो हमेशा पेरेंट्स की ही तरह होता है, अगर म्यूटेशन नहीं है या फिर कुछ जेनेटिक अल्टरेशन नहीं है तो। In multicellular organisms, the mode of reproduction is generally sexual. Living organisms also produced by asexual means. फ्रेंड्स, हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें गैमीट्स बनते हैं, ओके, और एक मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होना जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन जरूरी नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट ही अपनी तरह के नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सम एग्जांपल्स आर लाइक दिस. Fungi spread and multiply fast by producing millions of asexual spores. Some fungi, the filamentous algae and the protonema of mosses, multiply by fragmentation. फ्रेंड्स, ये जानना हमें जरूरी है कि फंजाई की अगर हम बात करें तो जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो फंजाई जो होता है वो लाखों लाख एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है और इससे उसका रिप्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है रेदर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कुछ फंजाई, कुछ फिलामेंटस एल्गी, यानी कि एक ऐसे एल्गी जो मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं, एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, मॉसेस का एक जो प्रोटोनिमा होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन हमें जानना फ्रेंड्स जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेंड्स, एक लिविंग सिस्टम, एक सपोज दैट कि दिस इज अ लिविंग सिस्टम, और अगर ये कई टुकड़ों में बट जाए, फर्स्ट सेकंड, तो हर एक टुकड़ा अगर एक नया लिविंग सिस्टम तैयार कर लेता है तो हम इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। आप देख सकते हैं कि हर एक टुकड़ा एक नया लिविंग सिस्टम तैयार कर ले रहा है। ओके, सो दिस इज द रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इन ईस्ट एंड हाइड्रा, बडिंग अकर्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल इन प्लेनेरिया यानी कि फ्लैटवर्म, regeneration of fragmented body parts occurs. These parts in turn grow as a new organism. ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो इनमें बडिंग होती है। बडिंग मतलब हम जब जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसमें साइड से एक कली निकलती है, कली टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से निकलता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ईस्ट एंड हाइड्रा, उनमें बडिंग होती है, यानी कि एक मेन बॉडी से एक छोटा सा बड निकलता है और यही बड आगे चल के एक नया पार्ट बना लेता है। ओके, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। प्लेनेरिया जो फ्लैटवर्म होता है, उसमें रीजनरेशन होता है फ्रेगमेंटेड बॉडी पार्ट से, यानी जैसा मैंने कहा कि अगर हम इसे प्लेनेरिया मान लें, तो अगर हम इसके कई टुकड़े कर दें तो हर एक टुकड़ा अपने आप में एक नया चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सो इट इज द रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। Unicellular organisms like bacteria, algae and amoeba reproduce by increasing in number of cells, that is through cell division. Growth is synonymous with reproduction. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनमें ग्रोथ को रिप्रोडक्शन के सिमिलर माना जाता है, यानी कि एक सेल दो में डिवाइड करके, मीन्स एक अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो गया, तो जो दोनों अमीबा हैं वो दे विल बी सिमिलर टू द पेरेंट अमीबा। So, growth is similar with reproduction. Some organisms like mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. do not reproduce. इसका यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सेप्शन भी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि जैसे कि हमारे म्यूल्स होते हैं, जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, उनके जो स्टेराइल वर्कर्स होते हैं, और कुछ ह्यूमन कपल्स जो कि इनफर्टाइल होते हैं, वे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वे अपनी ही तरह की नई जनरेशन या नया ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन also cannot be an all exclusive defining characteristic of
लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके फ्रेंड्स, ये बातें थी हमारे ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, यानी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है फ्रेंड्स जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग सिस्टम का। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम कुछ भी खाते हैं, उसे पचाते हैं, उसको अपनी बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं, और जो हम नहीं खा पी और पचा पाते उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, दैट इज एनाबॉलिज्म, एंड कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, दैट इज कैटाबॉलिज्म, कंटिन्यूअसली अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी कि हमारे, अगर हम सिंपली इमेजिन करें फ्रेंड्स, तो कुछ मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर एक पॉलीसैकेराइड बना लें, ग्लूकोज का पॉलीमर बना लें। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यानी कि छोटी छोटी चीजें मिल करके जब कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन करती हैं हमारे बॉडी में, बड़ा पॉलीमर बनाती हैं, तो हम उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू द एनाबॉलिज्म। यानी कि जब एक बड़ी चीज जब कई छोटी छोटी चीजों में टूट जाए, कोई एक पॉलीमर जब कई मोनोमर्स में टूट जाए, तो हम उसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। ओके, और ये हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, और इसे ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ओके, यही फ्रेंड्स मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, आप किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे अमीबा को ले लें, पैरामीशियम को ले लें, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें ही ले लें, ह्यूमन को ही ले लें, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें दो स्टेजेस होते हैं। एनाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है कि CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6CO2। यानी कि सिर्फ वाटर जो कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, CO2 जो वो भी एक सिंपल मॉलिक्यूल है, मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना रहा है हाइड्रोकार्बन, या फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल बना रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। ओके, यानी कि छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ी चीज बना रही हैं। दूसरी चीज है हमारी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ध्यान दीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसी को जस्ट हम अगर हम अपोजिट कर दें, मींस C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। हम जो भी खाना खाते हैं उसके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू, यानी कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि हम सांस के जरिए लेते हैं, वो जाता है और उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उस ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और CO2 और H2O बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है और फिर H2O हमारे बॉडी से यूरिन, स्वेट और भी कई रास्ते बाहर निकल जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ओके, metabolic reactions can also be demonstrated outside the body in cell-free system, which are neither living or non-living. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन्हें हम बॉडी से बाहर भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कई एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो कि अगर हम बॉडी से बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, तो वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। बट वो सिस्टम जिसमें कि हम उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं, which will be neither living nor non-living, वो ना तो जिंदा है और ना ही बेजान है। ओके, thus
These reactions in vitro are surely living reactions but not living things. यानी कि जिस सिस्टम में ये रिएक्शंस हो रहे हैं इन विट्रो मतलब इन आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट, अगर हम उसके जो नेचुरल इन्वायरमेंट हम अपनी बॉडी से बाहर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शंस हैं, बट वो सिस्टम या फिर वो थिंग लिविंग थिंग नहीं है. Hence, metabolism can be considered as a defining feature of all living organisms without exception. Okay? बिना एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग फीचर कंसीडर कर सकते हैं. बात करते हैं वायरसेस की. वायरसेस आर कंसीडर्ड एज द नॉन लिविंग बिकॉज दे डोंट नीड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन देम. वायरसेस, जिसको कि हम ये भी कहते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, उनमें अपनी एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती और इसीलिए वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते और इसीलिए दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग. ओके, नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर. जो एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेटिक पाथवे है और जो कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन पाथवे है, उसमें क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, उन्हें हम देखना जरूरी है. एनाबॉलिज्म इज अ बिल्डिंग अ प्रोसेस, यानी कि इसमें चीजें बिल्ड होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स चीजें टूटती हैं. इट इज ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस. एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल, यानी कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो मिल करके एक बड़ी चीज, बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं. जबकि कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो कई छोटे छोटे यूनिट्स में टूट जाता है. एक पॉलीमर कई मोनोमर में टूट जाता है. ओके, बात करें एनाबॉलिज्म की तो केमिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड. ओके, इस एनाबॉलिज्म में जो केमिकल एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है, जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में देखा. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी जो सनलाइट है वो यूटिलाइज हो रही है और कॉम्प्लेक्स चीजें बना रही है, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. हम खाना खाते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म होता है, जो खाना पचता है तो हमें एनर्जी मिलती है. एनाबॉलिज्म का जो एग्जांपल है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड. छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलकर के एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज एनाबॉलिज्म, और इसमें एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. लेकिन अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो CO2 और वाटर में टूट जाता है और इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है. ओके, सो ये हमारा हो गया थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की. अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ फीचर की, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेंड, द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. अगर हम बात करें कोई भी लिविंग सिस्टम की तो जो भी लिविंग सिस्टम है, जो भी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, जो भी प्योर लिविंग सिस्टम है वो भी सेल्स का ही बना होगा और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता. ओके, उसमें उसकी बॉडी में सेल्स होंगी ही होंगी, चाहे वो एक सेल हो जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, चाहे एक से ज्यादा सेल हो जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल while multicellular organisms are made up of more than one cell or million of cells. The cells contain protoplasm. अगर हम सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि एक लिविंग मैटर है. एंड द सेल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल्स जो कि उसमें होती हैं, दे परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज. हर एक सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम होता है. क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करता है और भी इस तरह की चीजें होती हैं एट द सेलुलर लेवल एंड रिजल्ट इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेस. ये सारी एक्टिविटीज मिल करके कई तरह की लाइफ प्रोसेसेस बनाती हैं. ओके, तो दिस वाज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. बात करते हैं कॉन्शियसनेस की. All living things has excellent ability to sense their environment. सारे लिविंग सिस्टम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और ये बहुत ही स्पेशल एबिलिटी होती है उनकी कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकें और उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकें जो भी उन्होंने सेंस किया. ओके, दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई.
चाहे हम कोई भी फिजिकल स्टिमुलस दे, चाहे केमिकल स्टिमुलस दे या फिर बायोलॉजिकल स्टिमुलस दे, यानी कि कुछ भी ऐसा सिग्नल दे जो कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है जिसके थ्रू वो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। हम सिंपल सी बात करें कि अगर कोई भी एक लिविंग सिस्टम जा रहा हो, उसके नज़दीक अगर हम कुछ साउंड प्रोड्यूस करें तो वो वहाँ से भाग जाता है। कोई भी कुत्ता हो, अगर आपसे पीछे जोर से हॉर्न बजाएं जो कि एक फिजिकल स्टिमुलाई है, तो उठ के भाग जाएगा और दूर जाके भौंकना शुरू कर देगा। सो इट इज फिजिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई, अगर आप किसी को मीठा खिला दें तो बड़े प्यार से खाता है, किसी को अगर खट्टा खिला दें तो उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और कड़वा वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। सो इट इज अ केमिकल स्टिमुलाई। जबकि जो बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है वो किसी भी लिविंग सिस्टम का जो स्टिमुलस होता है उसको देख करके वो प्रोड्यूस होता है। ओके, the various external factors to which living organisms respond are light, water, temperature, pollutants, other organisms, etc. ओके, जो मैंने कहा कि बायोलॉजिकल स्टिमुलाई की बात करें तो वो अदर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कुत्ते को देख के बिल्ली भाग जाती है, इट इज बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। बिल्ली को देख के चूहा भाग जाता है, इट इज बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। ये सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई ही यही इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको सेंस करता है। लाइट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड अफेक्ट्स मेनी सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो लाइट की ड्यूरेशन होती है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सर्दियों में रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें क्या करती हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स कुछ खास सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। ओके, कुछ एनिमल्स कुछ खास सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ओके, सो ये लाइट को सेंस करके करते हैं या फिर फोटो पीरियड को सेंस करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। हम कुछ भी, कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है उससे अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स देते ही देते हैं। सो इट इज केमिकल स्टिमुलस। ओके, ह्यूमंस आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स एज दे हैव एन एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। खुद को, अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस के थ्रू हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं, सो इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, therefore consciousness can also said to be a defining property of living organisms। consciousness हमारे लिविंग सिस्टम की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, तो हमने फ्रेंड्स देखा कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो कॉन्शियसनेस है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। However, in human being it is more difficult to define living state. For example, patients lying in coma supported by machines that replace heart and lungs are brain dead with no self consciousness। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो लिविंग सिस्टम को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कोमा में जा चुके हैं, ब्रेन डेड हो चुका है, उनके हार्ट, उनके लंग्स रिप्लेस हो चुके हैं, उनमें कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। ओके, और वो ऐसे में रिस्पॉन्ड नहीं करते, और लेकिन फिर भी उन्हें हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते। ओके, सो इट वाज द सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। द लास्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम इसे देखते हैं फ्रेंड्स। बात करें तो द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो उसमें कई सारे लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, चाहे आप यूनिसेलुलर की बात करें, चाहे आप मल्टीसेलुलर की बात करें, एंड दिस लेवलिंग ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फ्रेंड्स बात करें नॉन लिविंग वर्ड्स की, तो हम सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, जो कि मिलकर के एटम बनाते हैं। ओके, एटम्स मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं, कई तरह के कंपाउंड्स। एटम की हम बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन लेने अगर, तो कंपाउंड्स हमारे बनते हैं, फॉर एग्जांपल कई तरह के एटम्स मिलकर के कंपाउंड्स बनाएंगे, अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड मिलकर के बनाएंगे प्रोटीन्स और भी कई तरह के बायोमॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर के सेल्स बनाएंगे, सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज आगे चल के मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम आगे चल के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, सेल्स के ऊपर का जो लेवल होता है दैट इज नॉन लिविंग, ओके, बट सेल्स के नीचे का जो लेवल है दैट इज लिविंग, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन सेंस द एनवायरनमेंट, दे कैन मेटाबोलाइज, दे कैन यूटिलाइज एनर्जी, दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी, ओके। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ओके, यानी कि अगर हम ऑर्गेनिज्म से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे, तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है और कॉलोनाइजेशन भी कम होता रहता है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन से ऑर्गेनिज्म में सीधे डायरेक्शन में, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ओके। तो सेल्स के नीचे जो भी होती हैं, जो कि हमारी सेलुलर कॉलोनीज हैं, ओके, सेलुलर कॉलोनीज हैं, ये हमारे बनाती हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। जो बायोलॉजिकल हायरार्की है ये सेल्स से लेकर के ऑर्गेनिजम्स और उसके ऊपर के लेवल तक होता है, लेकिन सेल्स के ऊपर जो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो नॉन लिविंग क्राइटेरिया, वो बनाते हैं फिजिकल हायरार्की, ओके, उनमें लिविंग पार्ट नहीं होता। सो दिस वाज द लास्ट ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें हमारे इतनी सारी चीजें आती हैं, ओके। लेट्स सी, बात करते हैं पहला माइनर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेप एंड साइज। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हर एक लिविंग सिस्टम का एक अपना डिफाइनिंग साइज और शेप होता है, ओके। अगर हम बात करें ह्यूमन का, तो ह्यूमन की बात करते हैं, ये हमारे बॉडी में जो सबसे पहला इमेज आता है वो बनाता है उसका शेप, यानी कि वो किस शेप का है, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, उसकी बॉडी शेप कैसी होगी, उसका पोस्चर कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, ये चीज़ें शेप में आती हैं। लेकिन साइज, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो तो साइज कम हो लेकिन शेप वही होगा। अगर एक बड़ा सा या फिर बूढ़ा इंसान हो तो भले साइज उसकी बड़ी है लेकिन शेप भी उसका वही होगा। तो हर एक लिविंग सिस्टम का अपना एक फिक्स शेप एंड साइज होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर लिवर ऑर्गेनिज्म की, अमीबा की बात करें, तो अमीबा का साइज और शेप दोनों ही चेंज होता रहता है, ओके। और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए दीज आर माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स। बात करें लाइफ साइकिल की, फ्रेंड, हर एक लिविंग सिस्टम की अपनी एक फिक्स लाइफ साइकिल होती है। और लाइफ साइकिल एक्चुअली होती क्या है? अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग स्टेट, यानी कि जहां से वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है उससे लेकर के फिर जिस स्टेज से उसने लाइफ स्टार्ट की वहां तक की जर्नी पूरी की पूरी हमारी लाइफ साइकिल कहलाती है। हर एक लिविंग सिस्टम का अपना एक फिक्स लाइफ साइकिल होता है, ओके। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे अमीबा हो, चाहे प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो रिप्रोडक्शन के थ्रू बनने वाला बैक्टीरिया आगे चल के मैच्योर होता है, फिर सेल्स उसकी डिवाइड करती हैं, कई तरह से डिवीजन के बाद, कई तरह से रिप्रोडक्शन के बाद फिर से नए नए बैक्टीरिया बनाता है। सो इट इज लाइफ साइकिल। मूवमेंट, movement is when a living organism move a body part or a part to bring without a change in the position of the organism। फ्रेंड्स, दो चीजें यहाँ जानना जरूरी है, पहला है मूवमेंट और दूसरा है लोकोमोशन या फिर सिंपली मोशन। मूवमेंट का सीधा सा मतलब है, आप एग्जांपल समझो कि आप अपनी छत पर खड़े होकर के पतंग उड़ा रहे हैं, ओके। तो आप अपने जगह पर खड़े हो, आप वहां से हिल नहीं रहे हो, लेकिन आपके हाथ हिल रहे हैं, आपकी आंखें हिल रही हैं, आपका सर हिल रहा है, तो आपके बॉडी पार्ट्स तो हिल रहे हैं लेकिन आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। तो इट इज मूवमेंट। लोकोमोशन यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कबड्डी खेल रहे हो, आप खो खो खेल रहे हो, सो इट इज द लोकोमोशन। आपका पूरा बॉडी पार्ट कॉन्टिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है, ओके। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम, लेकिन बहुत सारे नॉन लिविंग सिस्टम है जिसमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। सो इट इज माइनर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ रेगुलेशन, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहली बात होता क्या है? द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम। हमारे बॉडी सिस्टम अपना इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखता है, जिसे हम होम्योस्टैसिस भी कहते हैं। आप सिंपल सी बात करें कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
ओके, तो आपको थोड़ी सी गैस बनती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनने के बाद हमारे बॉडी में एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक नेचर होता है, तो हमारी बॉडी बेस प्रोड्यूस करती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में गैस बनती है, वो बाहर निकलती है और हम उसको न्यूट्रलाइज करती है। ओके, सो इट इज सेल्फ रेगुलेशन। बात करते हैं वेरिएशंस की। तो एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी स्पीसीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंस और बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आप लोग खुद को इमेजिन करिए कि आप लोग खुद भी, आपका चेहरा थोड़ा बहुत माँ से, थोड़ा बहुत अपने पापा से मिलता है, बट क्या 100% आप मैच करते हो? नहीं, कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंस होते ही होते हैं, फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, फिर चाहे वो डिफरेंस जेनेटिक बेसिस पर हो, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पर हो। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल के मम्मी और पापा दोनों ही लंबे हैं, ओके, तो जेनेटिकली तो उसमें हाइट के जीन्स हैं, यानी कि उसे लंबा होना चाहिए, बट अगर उस इंडिविजुअल को बचपन से ही अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले तो वो छोटा ही रह जाएगा। मीन्स जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है न्यूट्रिशन का, वो हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है उसके ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। सो दीज आर द वेरिएशंस। एडाप्टेशंस, the biological mechanism by which any organism adjusts to new environments or to changes in their current environment. फ्रेंड, हर एक लिविंग सिस्टम जिस इन्वायरमेंट में रहता है या फिर जिस नए इन्वायरमेंट में जाता है, वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता है। आप सिंपल सी बात समझिए, दो एग्जांपल लीजिए, एक है लोटस फ्लावर प्लांट और दूसरा है हमारा पाइनस ट्री। जो लोटस होता है या फिर पानी में रहने वाला कोई भी एक आप अच्छा पौधा ले लीजिए, कोई भी अच्छा प्लांट ले लीजिए, तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं, ओके, लेकिन जो पाइनस है उसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही निडल लाइक होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है वो सीधे वाटर के कांटेक्ट में है, तो पत्तियां चौड़ी होने से, क्योंकि वाटर रिजर्वायर में वो प्रेजेंट हैं, तो उन्हें वाटर लॉस होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर लॉस कर सकती हैं वो करती हैं। लेकिन जो हमारे रेगिस्तान में पाई जाने वाली, जियोफिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जैसे कि पाइनस, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो अगर वहाँ पर लीव्स चौड़ी हुई तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और ये पौधे के लिए सही नहीं है, इसलिए उनकी लीव्स एकदम निडल लाइक, एकदम पतली होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो सके। सो इट इज एडाप्टेशन। नेक्स्ट इज healing and repair, the process of restoration of health from an unbalanced, disease, damaged or cultivated organism। आप इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, जब हमें एक कुछ कट लगता है, कुछ बॉडी पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है या फिर कोई स्किन फट जाती है, चोट लग जाती है, तो वो चीज़ें होती हैं अनबैलेंस्ड हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, तो उनसे हमारी बॉडी रिस्टोर करती है, उस जगह को हील करती है। ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड हीलिंग एंड रिपेयर, ये भी हमारे लिविंग सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात करते हैं एक्सक्रीशन की। द प्रोसेस बाय विच एनिमल राइट देमसेल्व्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑफ द नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फ्रेंड्स ये टर्म हमेशा दिमाग में रखिएगा, नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं, जो नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका, और ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, डेथ, द परमानेंट इरिवर्सिबल सीजन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिज्म फ्रेंड कभी ना कभी मरता जरूर है। ओके, सो और डेथ एक्चुअली होती क्या है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ चुके हैं अभी तक, अगर वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाए और इरिवर्सिबली ब्लॉक हो जाए, जानना जरूरी है, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, और इरिवर्सिबली जिन्हें हम वापस न ला सकें, अगर वो सीज कर जाएं, रुक जाएं, तब हम उसे कहेंगे डेथ। एंड इट इज ऑल्सो माइनर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम। माइनर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लिविंग सिस्टम हैं जो कि जिनकी डेथ होने से पहले ही वो रेप्लिकेशन करके दो भाग में बढ़ जाते हैं, जो टूट जाते हैं, जैसे अमीबा डेथ होने से पहले ही डिवाइड हो जाता है और एक से दो अमीबा बना लेता है।
ओके, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक अमीबा या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ कभी नहीं होती, क्योंकि डेथ होने से पहले ही वो डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हायरार्कीज हैं, यानी कि जो लेवल है वो कितने कितने लेवल पर है। फ्रेंड्स, दो तरह के हायरार्कीज होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल होते हैं जिसमें कि हमारा लिविंग पार्ट नहीं होता, जिसमें जाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स तक आ जाते हैं, जबकि जो बायोलॉजिकल है उसमें हमारा कंप्लीट लिविंग सिस्टम होता है। ओके, कैसे? बात करते हैं एक एटम, एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल्स, सेल्स मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बायोम, और बायोम मिलकर बायोस्फीयर बना लेता है। फ्रेंड्स, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल एटम, हमने एक कार्बन ले लिया, ओके, एज एन एग्जांपल, तो इस तरह के बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे। प्रोटीन इज अ बिग मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ऐसे प्रोटीन्स, लिपिड्स और कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक ऑर्गेनेल बनाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और भी कई तरह के ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर के एक सेल्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। फॉर एग्जांपल कई तरह के सेल्स मिलकर के लीवर बनाती हैं, लीवर और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी कई तरह के सिस्टम से मिलकर के, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम साथ मिलकर के लाइन बनाता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। एक ही तरह के जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर के बनाते हैं एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल लाइन के पॉपुलेशन मिलकर के प्राइड ऑफ लाइन्स बनाते हैं। ओके, कई तरह के पॉपुलेशन मिलकर के एक बनाती है कम्युनिटी, जो कि पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं, जिसे हम कहते हैं लायंस, जेब्रा, जो कि हमारे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ओके, अब इसे हम कहेंगे कि अगर हम जो लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों को मिला दें तो हमारा बनता है इकोसिस्टम, जिसे हमारा लायंस, जेब्रा और उसका एनवायरनमेंट है। ओके, अगर हम कई इकोसिस्टम को आपस में मिला रहे हैं तो हमारा बनता है बायोम। फॉर एग्जाम्पल लायंस, जेब्रा और एनवायरनमेंट, उसके अलावा जो उससे अटैच्ड चीज़ें हैं उनको अगर हम एक साथ में लेकर आएँ तो हमारा बनता है फॉरेस्ट बायोम। ओके, फॉरेस्ट का बायोम। लेकिन कई तरह के बायोम्स मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट बायोम अलग होगा, एक्वाटिक बायोम अलग होगा, टेरेस्ट्रियल बायोम अलग होगा, ग्रासलैंड अलग होगा। तो ये मिलकर के हमारा बनाते हैं लाइफ ऑन अर्थ। जो भी हमारा लाइफ है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, so these were physical and biological hierarchies. So friends, these were all of about the living world. I hope you like, मुझे लगा आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर इफ यू लाइक।